हेलो, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम देखेंगे 9th स्टैंडर्ड का 16 चैप्टर यहाँ पर हेरिडिटी एंड द वेरिएशन। तो चलिए लेट स्टार्ट। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है, इनहेरिटेंस का डेफिनेशन बताया है। सर इनहेरिटेंस का डेफिनेशन है कि थोड़ा बताइएगा। देखो, इनहेरिटेंस यानी कि क्या, एक एक ब्रांच है, बायोलॉजी की क्या है, ब्रांच है। उनमें क्या स्टडी किया जाता है, देखिएगा, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। यानी कि मान लो ये क्या है, पेरेंट्स है, और इनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे ये उनके बच्चों में यानी कि ऑफस्प्रिंग में आपको दिखाई देंगे। और जो वो कैरेक्टर है उनको उनकी स्टडी को क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। और एक उनमें क्या रहता है, एक पर्टिकुलर जीन्स रहता है, क्या रहता है, डीएनए में क्या रहता है, जीन्स रहता है। उस जीन की स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है कि ऑर्गेनिज्म जितने भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें माइनर वेरिएशन होता है। यानी कि मान लो ये क्या है, ये अमीबा है, ये अमीबा असेक्सुअली ऐसे प्रोड्यूस करता है और ये ऑफस्प्रिंग यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ। लेकिन मुझे बताओ, ये ऑफस्प्रिंग एंड इसके पेरेंट्स, इनमें कोई डिफरेंस है क्या, नहीं। वेरिएशन है क्या, नहीं। मतलब ये सेम टू सेम लग रहे हैं, यानी कि उनमें माइनर वेरिएशन रहता है। लेकिन देखो ना, हम कैसे प्रोड्यूस हो जाते हैं, सेक्सुअली प्रोड्यूस हो जाते हैं। लेकिन हम हमारे पेरेंट्स से अलग दिखते हैं ना। हाँ, बहुत बहुत सारे लोग अलग अलग दिखते हैं ना, इसलिए उनमें क्या पाया जाता है, ग्रेटर वेरिएशन पाया जाता है। ओके, हाँ चलो नेक्स्ट देखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट बताया गया है आपको हेरिडिटी का डेफिनेशन क्या है। तो हेरिडिटी का डेफिनेशन चलो समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। हेरिडिटी यानी कि क्या, देखो, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। यानी कि ये पेरेंट्स है, इनमें से जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफर हो जाएंगे किसमें, ऑफस्प्रिंग में। ओके, इसको हम कहते हैं हेरिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। और इस हेरिडिटी की वजह से जो भी पपी रहेगा वो सिमिलर टू द डॉग से रहेगा। आपने कभी सुना है क्या, एक ह्यूमन बींग्स को पपी हो गया या डॉग हो गया, ऐसे सुना है, नहीं। क्यों, क्योंकि जो भी कैरेक्टर्स रहेगा वो उनके ऑफस्प्रिंग में वो क्या जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। और इसी को कहते हैं हेरिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। ओके, इतना समझ में आया आपको, हाँ। और यहाँ पर बताया है कि जितना भी इंफॉर्मेशन नेसेसरी होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक सेल में, वो कहाँ पर स्टोर रहता है, डीएनए में रहता है। और देखिएगा, वो जो डीएनए का सेगमेंट रहता है उसमें पूरा इंफॉर्मेशन रहता है प्रोटीन सिंथेसिस का, उसको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। लेकिन ना आपको ये पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आएगा, तो चलो मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट क्या क्या टर्म्स रहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान से सुनिएगा। चलो एक मिनट रब कर देता हूँ सब। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखो, ये रहता है हमारा सेल। ये क्या रहता है, एक सेल है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद में यहाँ पर रहता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल रहता है, यानी कि क्रोमोसोम्स रहते हैं। जब भी ये सेल डिवाइड होने लगेगी तो हमें क्या ऐसे ऐसे क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे। ओके, ये क्या हमें क्रोमोसोम दिखाई दिया, हाँ। इस क्रोमोसोम को अगर हम यहाँ से ऐसे खींचेंगे, ऐसे ऐसे धागे 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 यहाँ पर निकल आएंगे। और इसको हम कहते हैं डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। और इस डीएनए को हम अगर कट करेंगे यहाँ से मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में, फ्रैगमेंट्स में कट करेंगे, तो इनमें रहता है जीन्स। क्या रहता है, जीन्स रहता है। क्या रहता है, जीन्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। और इस जीन में क्या रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस का जितना भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो इस जीन में स्टोर रहता है। क्या रहता है, स्टोर रहता है। हमने क्या देखा, सबसे पहले एक सेल रहता है, उसके बाद में न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल रहता है, जेनेटिक मटेरियल्स, और उसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम को अगर हम खींचेंगे तो उनमें से डीएनए निकलेगा। यानी कि क्रोमोसोम किससे बना है, डीएनए से बना है। और डीएनए किससे बना है, जीन से बना है। ओके, हाँ। देखो, इस पूरे पैराग्राफ में आपको एक एग्जांपल दिया गया है प्लांट के हाइट का। वो एग्जांपल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर देखिएगा, वेट थोड़ा। मान लो कि यहाँ पर एक प्लांट है, एक क्या है, प्लांट है। और इसका जो पेरेंट्स है वो काफ़ी, मतलब उसका पेरेंट्स का हाइट, मतलब पेरेंट्स प्लांट का हाइट जो है वो काफ़ी लंबा है। अभी देखो, एक छोटा सा ए है, प्लांट है। ओके, मतलब ए इसका क्या है, ऑफस्प्रिंग है या बच्चा है, क्या कह सकते हो आप। ओके, इसके अंदर क्या रहेगा, अभी एक डीएनए रहेगा। क्या रहेगा, डीएनए, यानी कि ये डीएनए हुआ, ये डीएनए हुआ, हाँ। और डीएनए को जब हम कट करेंगे तो जीन्स रहेगा। और इस जीन में ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी कि इस बच्चे की हाइट, इस प्लांट की हाइट काफ़ी लंबी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि उसका पेरेंट्स क्या है, ऑलरेडी लंबा है। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर है। ओके,
तो इसलिए क्या करेगा, ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा करेगा। और ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करेगा तो देखिए हर इसकी जो हाइट किससे बढ़ेगी, ग्रोथ हार्मोन से बढ़ेगी। किससे बढ़ेगी, ग्रोथ हार्मोन इसके अंदर सीक्रेट होगा। लेकिन ये सीक्रेट करने का काम कौन करता है, एक पर्टिकुलर एंजाइम्स करते हैं। ये हमारे बॉडी में भी होते हैं और प्लांट्स के भी बॉडी में। और इन एंजाइम्स को जितना ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा वो उतना ज़्यादा इफिशिएंट बनेंगे। और जितना ज़्यादा ये इफिशिएंट बनेंगे तो वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर देंगे। यानी कि क्या हो रहा है, देखिए आप, ये जो एंजाइम्स है वो क्या सीक्रेट करेंगे, ग्रोथ हार्मोन। लेकिन इस एंजाइम को खाने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन। जितना प्रोटीन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा उतने एंजाइम सबके एक्टिव हो जाएंगे, और जितने एक्टिव हो जाएंगे उतना ग्रोथ हार्मोन आएगा और उतना आपका प्लांट्स का ग्रोथ बढ़ेगा। ओके, हाँ, ये जो इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर की गई है, जीन्स में की गई है। कहाँ पर स्टोर की गई है, जीन्स में स्टोर की गई है। बस इतना ही बताया है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा क्या है, क्रोमोसोम, यानी कि क्या आपको समझाया है। देखो ये क्या है, क्रोमोसोम है। ये जो बीच में सेंटर रहता है, ये जो बीच में सेंटर रहता है उसे उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। नहीं तो आप क्या कह सकते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कह सकते हैं। ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या काम करता है, देखो ये जो आर्म्स रहते हैं, ये ऊपर वाले दो और नीचे वाले दो आर्म्स, उनको सेपरेट करने का काम करता है। ऊपर वाले आर्म्स को हम कहते हैं पी आर्म, नीचे वाले आर्म को हम कहते हैं क्यू आर्म। ओके, अगर इस क्रोमोसोम को ऐसे हम खींचेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, डीएनए निकलेगा। और इस डीएनए को अगर हम स्मॉल 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 फ्रेगमेंट्स में कट कर देंगे तो जीन्स रहेगा। उस जीन में क्या रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन वहाँ पर स्टोर रहती है। बस इतना आपको समझा। हाँ, तो ये पूरा यहाँ पर क्रोमोसोम यानी कि क्या, ये बताया गया है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या रहता है, हाँ, इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर कहते हैं। बस उतना याद रखो। और ये क्या है, उसके दो आर्म्स है, ए पी आर्म्स एंड द नीचे वाले आर्म्स दो है, उसे हम क्या कहते हैं, क्यू आर्म्स कहते हैं। ओके, हाँ, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्या बताया गया है यहाँ पर। हाँ, देखिए देखते हैं, वेट। यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्या बताया गया है, देखो। हाँ, यहाँ पर ना उन्होंने क्या बताया है, क्रोमोसोम के टाइप बताया है। एक टाइप कैसे डिसाइड हो जाती है, देखो ये क्या रहता है, क्रोमोसोम्स रहता है। ये क्या रहता है, क्रोमोसोम रहता है, और बीच में क्या रहता है, सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर की पोजीशन पर क्या डिफरेंट रहता है, उनके टाइप्स, क्रोमोसोम के टाइप्स। अभी हम देख रहे हैं कि क्रोमोसोम्स के कौन कौन से टाइप रहते हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। मान लो अभी पहला क्या है, मेटासेंट्रिक है। पहला क्या है, मेटासेंट्रिक है। हाँ, वेट, पहला क्या है आपका टाइप, मेटासेंट्रिक है। यानी कि क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मेटा यानी कि क्या, मिडल। मेटा यानी कि क्या, मिडल। मान लो ये क्या है, एक आपका एक क्रोमोसोम है। मान लो ये क्या है, क्रोमोसोम है। और सेंट्रोमियर बीच में आ जाता है। कैसे आ जाता है, बीच में आ जाता है। तो इसलिए इस क्रोमोसोम का शेप आपके अंग्रेजी लेटर वी जैसे बनता है। कैसे बनता है, वी जैसे बनता है। देखो, और उसे हम क्या, लेटर वी जैसे बनता है। क्यों, क्योंकि जो सेंट्रोमियर है आपका एग्जैक्टली कहाँ पर रहता है, मिड पॉइंट ऑफ द क्रोमोसोम्स, एंड देयरफॉर लुक्स लाइक द इंग्लिश लेटर वी। ओके, और जो आर्म्स रहते हैं, दो आर्म्स है ना, वो क्या इक्वल लेंथ के होते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। देखो ये क्या है, मेटासेंट्रिक है। ये क्या है, मेटासेंट्रिक है। नेक्स्ट देखो क्या है, टाइप से यहाँ पर एक्रोसेंट्रिक, यानी कि क्या, एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या रहता है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप डायग्राम देखो। देखो यहाँ पर क्या है, एक्रोसेंट्रिक है। यानी कि क्या, चलो पढ़ते हैं। वेट, हाँ नहीं, पहले सब मेटासेंट्रिक देखते हैं क्या होता है। ओके, हाँ, यहाँ पर देखो सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है। एक मिनट मैं रब कर देता हूँ प्लीज। हेलो, एक मिनट। हम्म अभी हम देखते हैं सब मेटासेंट्रिक यानी कि क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सब मेटासेंट्रिक इसमें क्या रहता है, जो सेंट्रोमियर रहता है। अभी देखो एक क्या है, हमारा क्रोमोसोम है। ओके, और एक क्रोमोसोम अभी कहाँ पर है, मेटासेंट्रिक में है। अभी अभी सब मेटासेंट्रिक यानी कि क्या, सब मेटासेंट्रिक यानी कि सर थोड़ा सा उसके आजू बाजू में, मतलब इस जो मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम रहता है उसके थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ही बोल रहा हूँ मैं, क्या, थोड़ा सा ही नीचे। तो उसे हम क्या कहते हैं, सब मेटासेंट्रिक, समवेयर नियर द मिड पॉइंट। जहाँ पर भी मिड पॉइंट रहेगा उसके नियर, समवेयर, यहाँ तो नहीं तो यहाँ नीचे, ऐसे। ओके, देयरफॉर एक ऐसे दिखता है आपको, ऐसे एल लेटर, जो अंग्रेजी का लेटर है वो एल लेटर जैसे दिखता है। वन आर्म जो इसका रहता है वो स्लाइटली शॉर्टर रहता है, और दूसरा आर्म्स देखिएगा क्या है, ये काफ़ी लंबा है। ओके, ये है सब मेटासेंट्रिक। हमने मेटासेंट्रिक यानी कि देखा, ये मिडल में रहता है सेंट्रोमियर। अब ये सेंट्रोमियर थोड़ा सा नियर, जो मिड पॉइंट रहेगा उसके नियर में जब जाएगा तो क्या बनेगा आपको, यहाँ पर सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आपको दिखाई देगा। अभी हम देखते हैं एक्रोसेंट्रिक यानी कि क्या। तो एक्रोसेंट्रिक यानी कि क्या, देखो देखो, वेट, हाँ, द सेंट्रोमियर इज नियर वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम। यानी कि क्या हो जाता है यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो जाता है, नियर मतलब
मान लो एक क्रोमोसोम है, इसका एंड है, इसके थोड़ा सा कहीं तो नियर ऐसे सेंट्रोमियर बनता है, और आपको ए अंग्रेजी लेटर जे की तरह दिखाई देगा। ऐसे कैसे दिखाई देगा आपको? जे की तरह। यहाँ पर डायग्राम में देखिएगा, इसे क्या कहते हैं? एक्रोसेंट्रल कहते हैं। देखो, सेंट्रोमियर इज नियर वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब जो क्रोमोसोम रहेगा उसका जो एंड रहेगा उसके थोड़ा सा नियर में रहेगा, तो उसका लेटर कैसे दिखाई देगा, मतलब शेप कैसे दिखाई देगा? इंग्लिश लेटर जे की तरह दिखाई देगा। और जो इसका एक आर्म रहेगा वो काफी स्मॉल रहता है देन द अदर। ओके, अभी टीलोसेंट्रिक, टीलो यानी कि क्या? टेल। टीलो यानी कि क्या? टेल, यानी कि एक क्रोमोसोम है, इसके टेल्स में, इसके बिल्कुल टेल एंड एंड पे यहाँ पर आपको सेंट्रोमियर दिखाई देगा। तो इसका शेप कैसे दिखाई देता है? देखो ऐसे, आपका अंग्रेजी लेटर आई, आई की तरह दिखाई देता है, यानी कि क्या? टीलोसेंट्रिक। यहाँ पर देखो। ओके, हाँ। और उसके बाद में उन्होंने क्या बताया है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, सोमेटिक सेल्स यानी कि क्या? सोमेटिक सेल्स यानी कि क्या? चलो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। जब भी जब भी एक बेबी का यहाँ पर बर्थ हो जाता है, क्या हो जाता है? जब भी एक बेबी का बर्थ हो जाता है तो क्या होता है? देखो, सबसे पहले देखो कि मान लो कि एक मेल बेबी यहाँ पर बर्थ हुआ है उसका, तो उसमें क्या क्या हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, एक है 22 क्रोमोसोम। हमारे ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम रहते हैं। कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं? 46। देखो, ये 22 क्रोमोसोम, ये एक कहाँ से आ गए? फादर से आ गए। ओके, हाँ। और ये दूसरे 22 जो है वो उसके मदर मदर से आ गए। ओके, ये क्या है? फादर। फादर में हमेशा एक्स एंड वाई रहता है, यानी कि फादर एक्स देगा नहीं तो वाई देगा, लेकिन यहाँ पर मेल बेबी पैदा हुआ है ना, तो फादर क्या देंगे? एक्स देंगे। ओके, और वुमेन जो रहती है, यानी कि मदर जो रहती है, उसके पास डबल एक्स रहता है, तो एक ही क्रोमोसोम वो दे सकती है, एक्स वाला। ओके, तो 44, 22 एंड 22 कितना हुआ? 44 हुआ। और ये देखो एक्स, और ये क्या है? सॉरी, क्या दिया था? वाई दिया था। फादर ने क्या दिया है? यहाँ पर वाई दिया है। क्या दिया है? वाई दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेल बेबी पैदा हुआ है ना। ओके, और मदर हमेशा एक्स ही दे सकती है। ओके, तो यहाँ पर एक्स वाई, मतलब यानी कि देखो कितने क्रोमोसोम हो गए? 44, 45, 46, यानी कि 46 क्रोमोसोम यहाँ पर हो गए, यानी कि यहाँ पर एक मेल बेबी पैदा हुआ है। तो अभी देखो क्या होता है, ये जो 22 मतलब क्रोमोसोम है, यानी कि पेयर से, ये 44 जो क्रोमोसोम्स है, यानी कि जो क्या है? 22 पेयर है, वो क्या है? उसे क्या कहते हैं हम? वो क्या रहते हैं? सेम टू सेम रहते हैं। क्या? उनका साइज शेप वगैरह सेम रहता है, तो इसलिए उनको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? होमोलोगस। अब ये देखो एक्स एंड वाई, ये अलग अलग डिफरेंट क्रोमोसोम है ना, तो इनको हम कहते हैं हेट्रोलोगस क्रोमोसोम। को क्या कहते हैं? हेट्रोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ओके, हाँ। और इसी को ही हम कहते हैं, ये जो पेयर्स है, ये जो पेयर्स है, इसको ही हम कहते हैं सोमेटिक सेल्स। क्या कहते हैं? सोमेटिक सेल्स। और एक्स वाई, ये जो क्रोमोसोम है, इसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव क्रोमोसोम्स कहते हैं, नहीं तो सेक्स क्रोमोसोम्स यहाँ पर कहते हैं। देखो, यहाँ पर देखो, सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, और उनको क्या कहा जाता है? एलोजोम कहा जाता है। इनको जो एक्स एंड वाई रहता है उनको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, एलोजोम कहा जाता है। और क्या है? ये क्या है? अलग अलग है ना, एक्स एंड वाई, तो इसलिए हेट्रोलोगस क्रोमोसोम है। हेट्रो यानी कि क्या? डिफरेंट। हेट्रो यानी कि क्या? डिफरेंट। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है। ओके, हाँ। ये जो क्रोमोसोम्स रहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम यानी कि क्या? एक्स एंड वाई। ओके, हाँ। उनको दूसरा नाम क्या है? एलोजोम है। क्या नाम है? एलोजोम भी नाम है उनका, समझा आपको? हाँ। और जो ये जो 44 क्रोमोसोम्स है, यानी कि 22 पेयर्स है, उनको क्या कहा जाता है? ऑटोजोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोजोम्स कहा जाता है। लेकिन इनको क्या कहा जाता है? एलोजोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलोजोम्स कहा जाता है। ओके, इतना समझ में आया? अभी हम देखते हैं डीएनए यानी कि क्या। तो चलिए, डीएनए यानी कि क्या, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर देखो, डीएनए यानी कि क्या। यहाँ पर सेल रहता है, यहाँ पर न्यूक्लियस रहता है, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल रहता है, और ये ऐसे क्रोमोसोम होता है। ओके, इस क्रोमोसोम को अगर हम खींचते हैं तो वह यहाँ पर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, लैडर लाइक, जो स्पाइरल लैडर रहती है, उसके जैसे स्ट्रक्चर बाहर आ जाता है। इसे हम कहते हैं डीएनए। क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। ये देखो, फ्रेडरिक नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये क्या किया है? वाइट ब्लड सेल में उसका डिस्कवरी किया। इनिशियली जो फाउंड हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस में ही मिला, इसलिए उसका नाम रख दिया गया न्यूक्लिक एसिड। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में नहीं प्रेजेंट रहता, माइटोकॉन्ड्रिया एंड द प्लांट का जो क्लोरोप्लास्ट रहता है उनमें भी प्रेजेंट रहता है। ओके, हाँ। इसे मास्टर मॉलिक्यूल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या कंट्रोल करता है? फंक्शनिंग, ग्रोथ एंड द डिवीजन ऑफ द सेल, ये क्या करता है? कंट्रोल करता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? मास्टर मॉलिक्यूल कहते हैं।
वॉटसन एंड द क्रिक ने एक ना मॉडल यहाँ पर बनाया और बताया कि डीएनए ऐसे दिखता है। इस मॉडल को हम कहते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। क्या कहते हैं इस मॉडल को हम क्या कहते हैं? डबल हेलिक्स कहते हैं। उसमें क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर क्या बताया है, देखो यहाँ पर देखिए। अभी हम देखेंगे वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल क्या कहता है। तो देखिए कुछ नहीं कहता, काफ़ी इजी है। यहाँ पर देखिए उनका ऐसे कहना है कि वॉटसन एंड क्रिक का ऐसे कहना है कि यहाँ पर ना दो स्ट्रैंड रहते हैं। क्या रहते हैं? दो स्ट्रैंड रहते हैं और दो स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड से बने हैं। किससे बने हैं? न्यूक्लियोटाइड से बने। किससे बने हैं? न्यूक्लियोटाइड। सर न्यूक्लियोटाइड यानी कि क्या, पहले वो बताओ, बाद में हम देखेंगे आगे क्या है। न्यूक्लियोटाइड यानी कि क्या? देखो न्यूक्लियोटाइड यानी कि क्या, न्यूक्लियोटाइड यानी यहाँ पर देखोगा एक रहता है यहाँ पर पेंटोज शुगर, नहीं तो आप इसको राइबोज शुगर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? राइबोज शुगर भी कह सकते हो। इसके एक एंड पर क्या रहता है? फॉस्फोरस रहता है। क्या रहता है? फॉस्फोरस रहता है। और दूसरे एंड पर यहाँ पर नाइट्रोजन के बेसिस रहते हैं। इस नाइट्रोजन बेसिस के 4 टाइप है। हम डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। डीएनए किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से बना है। तो न्यूक्लियोटाइड कैसे दिखता है? देखो यहाँ पर एक पेंटोज शुगर रहता है, एक फॉस्फेट का बॉन्ड रहता है और एक नाइट्रोजन बेस रहता है। ओके, नाइट्रोजन बेसिस के कितने टाइप्स है यहाँ पर देखो, कितने टाइप है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर देखो टाइप्स देखो, यहाँ पर AGCT यानी कि क्या, देखो ए जी चलो क्या खाते हैं? पानी पूरी खाते हैं। प्यूरिन्स क्या है? प्यूरिन्स। ए फॉर एडिनिन, जी फॉर ग्वानिन और एडिनिन एंड ग्वानिन को हम क्या कहते हैं? प्यूरिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूरिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूरिन्स। और सीटी बजाया पैर तुड़वाया यानी कि क्या? पैर यानी कि क्या? पायरीमिडिन्स। पैर यानी कि क्या? पायरीमिडिन्स। सी यानी कि क्या? साइटोसाइन। टी यानी कि क्या? थायमिन। यानी कि नाइट्रोजन डीएनए में कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट रहते हैं? नाइट्रोजन के बेस यहाँ पर 4 रहते हैं। ए जी चलो पानी पूरी खाते हैं। एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन को क्या कहते हैं? प्यूरिन्स कहते हैं। सी टी बजवाया, सी यानी कि साइटोसाइन, टी यानी कि क्या? टी यानी कि क्या? थायमिन। ओके, और इन दोनों को हम क्या कहते हैं? पायरीमिडिन कहते हैं। सिटी बजवाया पैर तुड़वाया। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा न्यूक्लियोटाइड यानी कि क्या उन्होंने बताया है यहाँ पर। देखो न्यूक्लियोटाइड यानी कि क्या रहता है? एक मॉलिक्यूल्स रहता है, उनमें क्या नाइट्रोजन के बेसिस प्रेजेंट रहते हैं। कितने बेसिस रहते हैं? 4 रहते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस। देखो क्या है? एडिनिन। क्या है? एडिनिन। यहाँ पर देखो ए मैंने लिखा है एडिनिन। नेक्स्ट क्या है? ग्वानिन। इसको कैसे याद रखोगे? जी चलो क्या खाते हैं? पानी पूरी खाते हैं। और एडेनिन एंड ग्वानिन को हम क्या कहते हैं? प्यूरिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूरिन्स कहते हैं। एंड साइटोसिन एंड थायमिन, ये क्या है? साइटोसिन एंड थायमिन है, उसको क्या कहते हैं? पायरीमिडिन्स कहते हैं। ये नाइट्रोजन के बेसिस है। अभी हम न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं और पहला क्या रहता है? नाइट्रोजनस बेस रहता है। बाद में एक फॉस्फोरस एसिड यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। ओके, हाँ, और उसके बाद में देखिएगा एक मॉलिक्यूल रहता है शुगर का। ये क्या है? पेंटोज शुगर है, नहीं तो राइबोज शुगर भी कह सकते हो। तो ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हुआ। और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर आ जाते हैं और हमें क्या वो अभी क्या हो जाते हैं? यहाँ पर स्पाइरल हो जाते हैं, यानी कि ऐसे 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 बन जाते हैं। और एक ऐसे क्या बनाता है? यहाँ पर डीएनए बनाते हैं। क्या बनाता है? डीएनए बनाते हैं। ओके, हाँ, ये जो क्या है, क्या क्या होता है? यहाँ पर एक ही नाइट्रोजन बेस रहेगा। क्या रहेगा? एक ही नाइट्रोजन बेस रहेगा। अभी मान लो यहाँ पर एडेनिन है। क्या है? एडेनिन। मान लो कि यहाँ पर अभी एक नाइट्रोजन बेस है एडेनिन। क्या है? एडेनिन है। तो उसके अपोजिट एंड के जो स्ट्रैंड पर क्या रहेगा? क्या रहेगा? यहाँ पर थायमिन रहेगा। क्या रहेगा? थायमिन रहेगा। यानी कि एडेनिन का पेयर किसके साथ हो जाता है? देखो एडेनिन ऑलवेज पेयर विद द थायमिन। यानी कि हमने देखा था, देखो ATGC क्या है? ए क्या है? ATGC क्या है? ये हमारे नाइट्रोजन के बेसिस है। ओके, अभी जो फर्स्ट वाला स्टैंड है उसमें क्या है? एडेनिन है। तो जो उसके अपोजिट अपोजिट में कौन सा नाइट्रोजन का बेस रहेगा? यहाँ पर देखो कौन सा बेस रहेगा? यहाँ पर एडेनिन ऑलवेज पेयर विद द थायमाइन। क्या रहेगा? थायमाइन। ए है ना? AG चलो पानी पूरी खाते हैं। सीटी बजवाया पैर तुड़वाया। तो देखो यहाँ पर एडेनिन का हमेशा पेयर थायमिन के साथ होता है। और यहाँ पर बचे क्या? ग्वानिन एंड साइटोसिन का पेयर हमेशा, मतलब ग्वानिन का हमेशा पेयर किसके साथ रहता है? साइटोसिन के साथ रहता है। मान लो अभी यहाँ पर इस वाले स्टैंड पर न्यूक्लियोटाइड पर क्या है? नाइट्रोजन बेस ग्वानिन है, तो उसके अपोजिट पर क्या रहेगा? क्या रहेगा? साइटोसिन रहेगा। क्या रहेगा? साइटोसिन। तो ऐसे 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 अपोजिट अपोजिट एंड पर रहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स और नाइट्रोजन बेसेस ज्वाइन होते हैं। ओके, इतना समझा? तो ये क्या बनाते हैं? यहाँ पर डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो चलो आगे देखते हैं कि क्या बताया गया है।
यहाँ पर देखो, यहाँ पर जीन यानी कि क्या, यहाँ पर क्या है, जीन यानी कि क्या, तो मैंने आपको बताया था कि ये न्यूक्लियस रहता है, और ये क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है, और न्यूक्लियस के अंदर ऐसे क्रोमेटिन मटेरियल्स रहते हैं, जेनेटिक मटेरियल रहते हैं, उस उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। एक क्रोमोसोम कुछ ऐसे दिखता है, क्रोमोसोम क्या ऐसे दिखते हैं। इस क्रोमोसोम को अगर आप खींचोगे तो उसमें से क्या ऐसे 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 स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बाहर निकल में आएगा। ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ वाटसन एंड क्रिक। तो आपको पहले डायग्राम निकालना है, बाद में सब बताना है क्या क्या होता है उनमें। अभी हम जीन्स देख रहे हैं। जीन्स यानी कि क्या, ए डीएनए। इस डीएनए को एक स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट में कट करोगे तो उनका एक एक पार्ट, फ्रैगमेंट्स, वो क्या कहलाते हैं, जीन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं। ओके, इतना समझा। हाँ, तो उनमें क्या रहता है, हेरिडिटरी कैरेक्टर स्टोर रहते हैं, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन वहां पर स्टोर रहता है। इसलिए फंक्शनल यूनिट ऑफ द हेरिडिटी किसे कहा जाता है, जीन्स को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जीन्स को कहा जाता है। बस इतना आपको समझा। हाँ, तो चलिए आगे क्या बताया है हम देखते हैं। वेट थोड़ा, ये हमारा पेज भी खत्म हो गया। यहाँ पर देखिए, अभी ये क्या है, यहाँ पर देखो, अब डायग्राम देख सकते हैं कैसे यहाँ पर उन्होंने ड्रॉ किया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, सीड्स ऑफ टेक्नो यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है वो बताया गया है। देखो, कुछ नहीं, जीन की स्टडी करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया था। ओके, और उसमें से बाद में पता चला कि कितने, मतलब हमारे बॉडी में नंबर ऑफ जीन्स रहते तो इतने रहते हैं। उसके बाद में साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया, जीनोम सीक्वेंस उन्होंने बनाया। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के बेसिस अलग अलग उनका अरेंजमेंट रहता है ना। देखो कैसे, ए टी, ए जी, सॉरी, क्या ए जी, चलो, यानी कि एडेनिन गुआनिन क्या कहते हैं, पानी पूरी खाते हैं, यानी कि इसको क्या कहते हैं, प्यूरिन्स कहते हैं। सी टी बजवाया, साइटोसिन थाइमाइन, पैर तुड़वाया, पायरीमिडीन, ये बेसिस रहते हैं। और ये क्या है, ए किसके साथ पेयर होता है, टी के साथ, जी किसके साथ पेयर होता है, सी के साथ। तो इनका अरेंजमेंट काफ़ी अलग अलग रहता है, उसे हम कहते हैं सीक्वेंस। क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। तो उसमें से उन्होंने क्या पता लगवाया, साइंटिस्ट ने, डिसीज कॉजिंग जीन्स आइडेंटिफाई, मतलब जो भी जीन्स, मतलब डिसीज होते हैं ह्यूमन बॉडीज में जीन की वजह से, वो उन्होंने, साइंटिस्ट ने वहाँ पर ढूंढ निकाला। ये है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको बताया। देखो, यहाँ पर देखो, अभी हम देखते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए यानी कि क्या। देखो, आरएनए यानी कि क्या, राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखो, इसमें क्या रहता है, इसमें भी सिंगल स्ट्रैंड रहता है। क्या रहता है, सिंगल स्ट्रैंड, और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं। सर, न्यूक्लियोटाइड यानी कि क्या, हमने डीएनए में देखा है, एक यहाँ पर पेंटोज शुगर रहती है। क्या रहती है, पेंटोज शुगर। और एक एन पर फॉस्फोरस रहता है, और दूसरे एन पर नाइट्रोजन के बेसिस रहते हैं। नाइट्रोजन के बेसिस डीएनए में 4 टाइप के थे, इसमें भी कितने टाइप के हैं, 4 ही टाइप के हैं। तो कौन कौन थे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, क्या है, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। क्या है, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और क्या है, यूरासिल है। क्या है, यूरासिल। वहां पर क्या था, थाइमिन था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यूरासिल है। बस इतना ही डिफरेंस है। वहां पर या वहां पर क्या था, डीएनए में क्या था, ए जी, चलो पानी पूरी खाते हैं, सी टी बजवाया, पैर तुड़वाया। लेकिन देखो, यहाँ पर भी ए है, इसके पास भी एडिनिन है, यहाँ पर ग्वानिन है, इसके पास भी ग्वानिन है, यहाँ पर साइटोसिन है, यहाँ पर भी साइटोसिन है। लेकिन डीएनए में थाइमिन रहता है, नाइट्रोजन का बेस। लेकिन आरएनए में क्या रहता है, यूरेसिल रहता है। क्या रहता है, यूरेसिल रहता है। इसको कैसे याद रखेंगे, ए जी सी यू टुमारो, ऐसे याद रखो। आरएनए, आरएनए को हम क्या कहते हैं, डीएनए कहता है आरएनए को। ए जी सी यू, सी यू साइटोसिन, यूरेसिल, सी यू टुमारो, बस इतना याद रखो। ये मेन डिफरेंस है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। ओके। अब इस राइबोसोम, ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंड से बना होता है, और वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे 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 अरेंज रहते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड नज़दीक आते हैं, और एक यहाँ पर मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल यहाँ पर आरएनए का बनाते हैं। ओके, बस इतना समझ में आया। अभी हम देखते हैं राइबो आरएनए के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, आरएनए के कौन कौन से टाइप रहते हैं। तो यहाँ पर आरएनए के 3 टाइप्स रहते हैं। कितने टाइप्स रहते हैं, आरएनए के यहाँ पर 3 टाइप्स रहते हैं। वेट थोड़ा, चलो देखते हैं आरएनए के कितने टाइप्स रहते हैं, और देखते हैं। चलो, सबसे पहले क्या रहता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये क्या है, आपका क्या है, ये यहाँ पर, एक मिनट, हम, ये क्या है आपका डीएनए, ये क्या है, डीएनए है। और डीएनए कहाँ रहता है, ये यहाँ पर रहता है न्यूक्लियस के अंदर के, कहाँ पर रहता है, न्यूक्लियस के अंदर। ओके। हाँ, अभी इसका काम क्या है, इस जीन्स के अंदर, मतलब डीएनए के सेगमेंट को हम जीन कहते हैं। जीन में क्या रहता है, एक यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है।
मतलब यहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रिया आपने देखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, क्या रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स रहते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक क्या रहता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। रफ क्यों, क्या कि उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं, क्या रहते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर क्या है, राइबोसोम में सेल के बाहर यानी कि साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस के बाहर यानी कि क्या साइटोप्लाज्म में क्या है, अभी राइबोसोम है। राइबोसोम का काम क्या रहता है, सेल के लिए क्या प्रोड्यूस करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। लेकिन इसको ये जीन की जो इंफॉर्मेशन है ये राइबोसोम तक कौन पहुंचाएगा, तो ये पहुंचाने का काम करता है, कौन करता है, देखो तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। ये करता है मैसेंजर आरएनए। कौन करता है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए ये जो जीन है न्यूक्लियस के अंदर, उस उनमें से जो इंफॉर्मेशन स्टोर है वो राइबोसोम तक लेके जाता है और कहता है कि इतना इतना प्रोटीन सिंथेसिस करो। ओके, ये राइबोसोम को, हाँ, इसे यहाँ पर एक आरएनए रहता है, उसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए का काम समझो आपको क्या है, उसे एमआरएनए भी कहते हैं। ये क्या करता है, मैसेज क्या करता है यहाँ पर, न्यूक्लियस टू द राइबोसोम, वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। राइबोसोम कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म में है। कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। साइटोप्लाज्म यानी कि क्या, देखो ये क्या है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के अंदर ये जितना भी मतलब ये एरिया है, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसके बाहर ही कौन रहता है, हमारा राइबोसोम रहता है। राइबोसोम का काम क्या रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। इस राइबोसोम के अंदर राइबोसोमल आरएनए रहता है। कौन सा आरएनए रहता है, आरआरएनए। इसका काम क्या होगा, यस, प्रोटीन सिंथेसिस का, बस इतना ही है। हाँ, लेकिन अभी यहाँ पर इंफॉर्मेशन पहुंच गई। ओके, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। हाँ, अभी प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से बनता है। किससे बनता है, अमीनो एसिड। तो यहाँ जो भी मैसेज आया होगा, ये अमीनो एसिड यहाँ पर सेल्स में रहते हैं। ये इनको लाने का काम कौन करता है, ट्रांसफर्स आरएनए करता है। कौन करता है, ट्रांसफर्स आरएनए करता है। यानी कि मान लो कि एक कस्टमर है, ये क्या है, कस्टमर है और चाय पीने के लिए आया है और ये राइबोसोम के होटल में चला गया। तो राइबोसोम में क्या किया, इस जो ट्रांसफर आरएनए उनको कॉल किया और कहा कि चलो यहाँ पर मिल्क लेके आओ, चीनी लेके आओ, वो लेके आओ, वो उनको क्या बनाना है, कस्टमर को क्या करना है, चाय देना है। तो ये यहाँ पर एक काम करने वाले लोग चले गए और लेके आ गए चीनी, जो भी कुछ रहेगा वो मिल्क वगैरह। ओके, यानी कि ये मतलब राइबोसोम के पास अभी क्या एक इन्फॉर्मेशन आई है और प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड की जरूरत होती है। वो अमीनो एसिड कौन ला के देता है, ट्रांसफर आरएनए देता है। कौन करता है, ट्रांसफर आरएनए। तो यहाँ पर देखिएगा आरएनए का एक मॉलिक्यूल है, ओके, विच कैरीज क्या करता है, अमीनो एसिड अप टू द राइबोसोम। इस राइबोसोम के पास क्या कैरी करता है, यहाँ पर अमीनो एसिड कैरी करता है, इसलिए उसका नाम क्या है, ट्रांसफर्स आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। मैसेंजर आरएनए का काम है यहाँ पर जीन के पास जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो राइबोसोम तक पहुंचाता है, मैसेज देता है, इसलिए वो मैसेंजर आरएनए है। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है, जो भी कुछ मैसेज आया है, अमीनो एसिड कौन कौन से उसे चाहिए, उनको ट्रांसफर करने का, राइबोसोम के पास पहुंचाने का काम, राइबोसोमल आरएनए के पास पहुंचाने का काम कौन करता है, ट्रांसफर्स आरएनए करता है। बस आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी हम देखते हैं मेंडल का एक्सपेरिमेंट। क्या देखते हैं, मेंडल का एक्सपेरिमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो मेंडल ने क्या किया, ये जो हेरिडिटी जो कैरेक्टर है, मतलब एक कैसे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, एक कैरेक्टर कैसे दिखते हैं फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, ये बताने का काम क्या किया है, किसने किया है, मेंडल्स ने यहाँ पर किया है। ओके, हाँ, ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। तो मेंडल्स ने कुछ डोमिनेंट एंड द रिसेसिव कैरेक्टर बताया है। पी प्लांट जो मटर का प्लांट रहता है, उसको लेकर उसने क्या किया है, क्रॉस किया है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड द डायहाइब्रिड क्रॉस, अभी हम देखेंगे। तो लेकिन सबसे पहले देखो रिसेसिव एंड द डोमिनेंट कैरेक्टर देखते हैं। डोमिनेंट यानी कि क्या, जो डोमिनेट करता है और शक्तिशाली, और रिसेसिव यानी कि क्या, वो क्या है, वो रिसेसिव है। ओके, इतना समझा। जब भी उस पी प्लांट का शेप ऐसे राउंड होगा तो क्या कहलाएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर है, उसके अंदर वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। ऐसे रिंकल रहेगा, देखो कैपिटल आर यानी कि क्या, डोमिनेंट आर क्या है, डोमिनेंट राउंड शेप है उसका, क्या है, राउंड शेप है। और राउंड शेप क्या रहता है, यहाँ पर डोमिनेंट रहता है। स्मॉल आर यानी कि क्या, रिंकल, और ये क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। यहाँ पर देखो कैपिटल वाई यानी कि क्या, येलो, क्या है, येलो, येलो यानी कि क्या, डोमिनेंट। और स्मॉल वाई यानी कि क्या, ग्रीन। और तो आप ऐसे पढ़ सकते हो। ओके, मैं आगे बताऊंगा क्या क्या है उसमें। अभी हम देखेंगे मेंडल का यहाँ पर
मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे। क्या देखेंगे? मेंडल का यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे। तो इसमें क्या क्या होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको जो भी कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा वो बताता हूँ, आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा। ओके, यहाँ पर देखिए मेंडल ने क्या किया है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया है। सर मोनोहाइब्रिड का डेफिनेशन, वेट मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ आपको। मोनोहाइब्रिड यानी कि क्या रहता है, डायहाइब्रिड यानी कि क्या रहता है, इनमें काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। ओके, तो मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले एक टॉल प्लांट लिया। क्या लिया? एक टॉल पी का प्लांट लिया। यहाँ पर लिया, हाँ। टॉल यानी कि क्या, यहाँ पर दो कैपिटल आएंगे, टी एंड द टी। मेंडल ने क्या किया, दो टॉल, सॉरी एक क्या लिया, टॉल प्लांट लिया, और दूसरा प्लांट कौन सा लिया, डॉर्फ। क्या कौन सा लिया, डॉर्फ। एक कैसे दिख रहा है आपको, आंखों से दिख रहा है ना, तो इसे हम कहेंगे फिनोटाइप। क्या कहेंगे? फिनोटाइप। यानी कि जो भी आंखों से देखकर कैरेक्टर समझ में आता है हमें, मतलब पता चलता है कि ये टॉल है, डॉर्फ है, उसे हम कहेंगे फिनोटाइप्स। लेकिन उनके अंदर कैसे जीन्स रहेंगे, देखो ये ऐसे कैपिटल टी वाले। डॉर्फ के अंदर कैसे जीन्स रहेंगे, ये स्मॉल स्मॉल टी टी वाले, इसे हम कहते हैं जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। तो ये जीनोटाइप उसने हमने लिखे। ओके, हाँ। जब भी ये रिप्रोडक्शन करने के लिए इनका गैमेट का क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। तो एक गैमेट कौन सा देगा, डबल गैमेट नहीं लिखना होता है, तो हम सिंगल ही लिखेंगे। यानी कि एक ही टी देगा वो, जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो वो एक ही टी देगा। और एक कौन सा देगा गैमेट, ये गैमेट कौन सा देगा, स्मॉल टी देगा। क्यों? क्योंकि मतलब मैंने कैसे बताया था, ये रहता है मदर के पास, मदर हमेशा एक सी देती है, और ये रहता है फादर के पास, एक्स एंड वाई। तो फादर कभी कभी क्या करता है, कभी कभी एक्स भी देता है, और कभी कभी क्या देता है, वाई भी देता है। ओके, हाँ। तो लेकिन ए क्या है, दोनों भी सेम है ना, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, तो एक ही देगा। ये दोनों भी कैपिटल कैपिटल है ना, तो एक ही देगा। ओके, इतना समझ में आया? हाँ। अभी इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, इन दोनों का, हाँ, इसे क्या कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं। देखो यहाँ पर देखे, यहाँ पर क्या बन गए, गैमेट्स हो गए। ओके, अभी ये गैमेट्स कंबाइन हो जाएंगे, और ये गैमेट्स कंबाइन होकर ये आपको ऐसे ऐसे यहाँ पर एक प्लांट मिलेगा। तो ये प्लांट देखो, एक है डोमिनेंट कैरेक्टर है, और एक है स्मॉल टी यानी कि क्या, रेसेसिव कैरेक्टर है। जब भी स्मॉल रहेगा वो रेसेसिव रहेगा, जो कैपिटल रहेगा वो क्या रहेगा, डोमिनेंट रहेगा। तो यहाँ पर आपका प्लांट कैसे बनेगा, टॉल ही बनेगा। क्यों? क्योंकि एक कैपिटल यानी कि क्या, ए इसको रेसेसिव कर देगा, इसको हरा देगा, और प्लांट का हाइट कैसे बनाएगा, टॉल बनाएगा। और ये क्या है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन है, यानी कि इसकी इसके फर्स्ट जनरेशन है, इस पेरेंट्स के फर्स्ट जनरेशन है। ओके, उसके बाद में मेंडल ने क्या किया, ये जो टॉल प्लांट बना है, ये क्या बना है, टॉल प्लांट बना है, उसका क्या किया है, सेल्फ क्रॉस किया। यानी कि उसका क्रॉस उसके साथ ही किया। मतलब देखो यहाँ पर मैं अभी बताता हूँ आपको, मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने यहाँ पर सेल्फ क्रॉस किया। सर सेल्फ क्रॉस यानी कि क्या, बताओ थोड़ा। हाँ देखो, सेल्फ क्रॉस यानी कि क्या, अभी एज ए फर्स्ट जनरेशन है। ओके, एक ऐसा है, टॉल है, अभी इसका ही इसके साथ क्रॉस किया। ओके, हाँ। अभी मुझे बताओ ये क्या है, अभी ये क्या है, आपको कैसे दिख रहा है, आप जब बाहर से देखोगे तो वो टॉल टॉल दिखाई देगा, इसलिए वो क्या है, फिनोटाइप है। वो क्या है, फिनोटाइप है। ओके, और एक है पेरेंट्स टू है, यानी कि अभी सेल्फ क्रॉस करेगा। ओके, ये फिनोटाइप कैसे है, टॉल है, इसका क्या है, दोनों भी क्या है, टॉल टॉल यहाँ पर दिए है। ओके, हाँ। ये जीनोटाइप, जीनोटाइप जीन्स कैसे है, आपको ये ऐसे नजर आएगा ना, ये जीनोटाइप कैसे है, देखो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है। ओके, हाँ। अभी देखो, जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो गैमेट्स, ये गैमेट्स कौन कौन से देगा, ये दो टाइप्स के गैमेट दे सकता है, एक कैपिटल टी देगा और दूसरा स्मॉल टी देगा। ये भी कैसे देगा, एक कैपिटल टी देगा और एक क्या देगा, स्मॉल टी देगा। तो ये चार टाइप्स के गैमेट्स वो दे सकता है। ओके, हाँ। अभी उसके बाद देखते हैं उसके बच्चे कैसे पैदा होते हैं, यानी कि अभी F2 जनरेशन कैसे पैदा हो जाती है। तो देखो क्या क्या होता है, यहाँ पर देखो पहले ए टी आएगा और ये बड़ा टी आएगा, तो क्या बनेगा, एक टॉल प्लांट बनेगा। क्या बनेगा, एक टॉल प्लांट बनाया। ओके, उसने बनाया, हाँ। अभी ए टी किसके साथ और ज्वाइन हो सकता है, इसके साथ, पहले इसके साथ हुआ। ओके, अब इसके साथ क्रॉस होगा, तो देखो ए क्रॉस हो गया। ओके, इतना समझ में आया, हाँ। अभी देखो यहाँ पर अभी ए बचा है। ओके, ए बचा है। ओके, हाँ। यहाँ पर देखो ए स्मॉल टी और ए कैपिटल टी एक साथ आ जाएंगे। ओके, और देखो ए स्मॉल टी एक साथ आ जाएंगे, और ऐसे हमें दिखाई देगा। ओके, लेकिन ऐसे ऐसे करने की बजाय मेंडल ने क्या किया, एक पनेट स्क्वायर बनाया। इसे क्या कहेंगे, पनेट स्क्वायर कहेंगे। क्या कहेंगे, पनेट स्क्वायर। आपको यहाँ तक समझ में आया है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर टी और टी मैंने कैसे लिखा है, यहाँ पर समझ में आया। उसके बाद में आपको क्या करना है, पनेट स्क्वायर में लिखना है। देखो, ये कैपिटल टी है तो मैंने यहाँ पर लिखा, ए स्मॉल टी है ये मैंने यहाँ पर लिखा, ये कैपिटल टी है मैंने यहाँ पर टी लिखा, ए स्मॉल टी है मैंने यहाँ पर स्मॉल टी लिखा। ओके, हाँ, यानी कि ऐसे यहाँ पर मैंने टेबल में लिखा।
और एक क्या है मेल के गैमेट से, एक है मेल और एक फीमेल गैमेट से। अभी क्या करना है, इसका क्रॉस इसके साथ करना है, यानी कि डबल डबल कैपिटल टी है तो मैंने यहाँ पर लिखा। ओके, हाँ अभी इसका किसके साथ होगा, अभी इसके साथ तो हो गया, अभी इसका इसके साथ क्रॉस करवाएंगे, यानी कि एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। ओके, हाँ लेकिन मुझे बताओ एक भी कैपिटल टी आएगा तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाएगा, यानी कि ये क्या है, टॉल प्लांट हुआ, ये भी कौन सा प्लांट हुआ, टॉल प्लांट हुआ। ओके, इतना समझ में आया। अभी देखो इसका भी हो गया, अभी इसका देखो, ये पहला किसके साथ पेयर बनाएगा, इसके साथ पेयर बनाएगा, यानी कि एक कैपिटल टी और दूसरा क्या है, स्मॉल टी। ओके, इतना हुआ, इसके साथ हो गया इसका। अभी एक किसके साथ पेयर बनाएगा, उसके बाजू वाले के साथ, यानी कि एस भी स्मॉल है ए भी स्मॉल है तो टी टी टी, यानी कि डॉर्फ। अभी क्या बन गया, डॉर्फ बन गया। ओके, हाँ अभी फिनोटाइप यानी कि क्या, आपको फिनोटाइप यानी कि क्या, कैसे आपको आंखों को दिखाई देता है, उसे हम क्या कहेंगे, फिनोटाइप कहेंगे। तो यहाँ पर देखो कितने टॉल है, यहाँ पर एक टॉल है, दो टॉल है, तीन टॉल है, यानी कि फिनोटाइप रेशियो क्या आ गया, 3 आ गया। और डॉट कितना है, सिर्फ एक ही है, तो 3:1 आ गया। लेकिन इनके गैमेट्स देखो, एक क्या है, डबल टी कितना है, यहाँ पर एक ही है, एक एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी कितना है, देखो यहाँ पर दो है, इसलिए मैंने दो लिखा। अभी हम गैमेट्स देख रहे हैं ना, गैमेट्स यानी कि क्या, जीनोटिपिक रेशियो पूछ सकते हैं। और डॉर्फ कितना है, सिर्फ एक ही है, तो जीनोटिपिक रेशियो क्या आ गया, 1:2:1 आ गया। और फिनोटाइप यानी कि आपको दिखाई क्या क्या दे रहा है, कितना टॉल है और कितना डॉर्फ है, तीन टॉल है और एक डॉर्फ है, इसलिए 3:1 आ गया। ये पूछते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, फिनोटाइपिक रेशियो एंड द जीनोटिपिक रेशियो क्या है। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो एक बार फिर से ये रिवाइज करिएगा वीडियो, अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक पूरा मतलब धीरे धीरे से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं काफ़ी आपको तेज पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो चलिए अभी आगे देखते हैं क्या है। हाँ, अभी देखते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस यानी कि क्या। तभी मैं आपको बताऊंगा मोनोहाइब्रिड का डेफिनेशन क्या होता है एंड द डायहाइब्रिड का डेफिनेशन क्या हो जाता है। बस यहाँ पर याद रखो, यहाँ पर मेंडल ने सिर्फ प्लांट का हाइट ही कंसिडर किया है, यानी कि सिर्फ एक कैरेक्टर यहाँ पर क्या किया है, कंसिडर किया है। एक यानी कि क्या, मोनो, एक यानी कि क्या, मोनो। इसलिए इस क्रॉस को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ टॉलनेस या डॉर्फनेस ही देखा है उसने, हाइट ही कैरेक्टर यहाँ पर कंसिडर किया है। उसके बाद में प्लांट्स का कलर नहीं कंसिडर किया, प्लांट्स का जो शेप रहेगा, साइज रहेगा, वो नहीं कंसिडर, सिर्फ और सिर्फ हाइट किया है। इसलिए कौन सा क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड देखते वक्त आपको समझ में आ जाएगा। देखो अभी अभी हम देखते हैं मेंडल का यहाँ पर हाँ, तो ये पूरा यहाँ पर रेशो वगैरह दिया है, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मतलब पढ़ाया नहीं है, यहाँ पर आप पढ़िएगा, लेकिन जो मैंने जो कंसेप्ट बताया है वो कंसेप्ट वही है। ओके, हाँ अभी हम देखते हैं मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस यानी कि क्या। देखो मेंडल क्या करता है, मेंडल देखो यहाँ पर इसमें देखिएगा, यहाँ पर इस डेफिनेशन पर बाद में आएंगे। यहाँ पर देखो, हाँ कहाँ पर गया, यहाँ पर देखो, अभी हम देखेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि मेंडल ने सबसे पहले क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। एक ये फिनोटाइप यानी कि आपको आंखों से दिखने वाला, और ये पेरेंट्स की फर्स्ट जनरेशन है। ओके, आंखों से कैसे दिख रहे हैं, एक राउंड एंड द येलो सीड लिया, मतलब सीड लिया। सीड के कितने प्रॉपर्टीज यहाँ पर बताए हैं, पहले क्या बताया था, प्लांट का सिर्फ हाइट बताया था, इसलिए टॉल नहीं तो डॉर्फ, यानी कि क्या, एक ही कैरेक्टर था ना प्लांट का, हाइट। यस, इसलिए मोनोहाइब्रिड। यहाँ पर डायहाइब्रिड यानी कि देखो, सीड येलो भी है, सीड राउंड भी है, यानी कि दो कैरेक्टर बताया है। सीड ग्रीन भी है, सीड रिंकल भी है, यानी कि दो कैरेक्टर बताया है, यानी कि उसे हम कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या कहेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। कौन सा क्रॉस कहेंगे, यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर उसने डेफिनेशन देखते, टू पेयर्स बताए गए कैरेक्टर, क्या है, टू पेयर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर बताया है। ओके, यानी कि इस क्रॉस में टू पेयर्स बताए गए हैं कैरेक्टरिस्टिक के, वेयर द कलर सीड, मतलब सीड का कलर कौन सा है और शेप भी कैसा है, यानी कि दो कैरेक्टर बताया है, इसलिए डायहाइब्रिड क्रॉस है। उसमें जो फर्स्ट वाला हमने देखा था उसमें सिर्फ और सिर्फ हाइट कंसिडर किया था, उसका कलर वगैरह कुछ कंसिडर नहीं किया था, यानी कि एक ही प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर किया था, इसलिए वो क्या था, मोनोहाइब्रिड था। अभी ये कौन सा क्रॉस है, डायहाइब्रिड क्रॉस है। ये कौन सा क्रॉस है, यहाँ पर डायहाइब्रिड क्रॉस है। आई होप समझ में आया होगा आपको। ओके, अभी हम देखते हैं कि उसने कैसे कैसे परफॉर्म किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आप कंफ्यूज हो सकते हो। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, वेट। यहाँ पर देखिएगा, आपको क्या करना है, वीडियो देखते वक्त आपके जो क्वालिटी रहेगा यूट्यूब का वो थोड़ा हाई करिएगा प्लीज़, वरना आपको क्लियरली नहीं दिखाई देगा।
देखो सबसे पहले क्या करता है मेंडल, क्या करता है राउंड येलो सीड लेता है। ओके, राउंड यानी कि क्या, यहाँ पर क्या है कैपिटल कैपिटल आर आर और येलो यानी कि क्या दोनों भी कैपिटल वाई वाई, ये क्या है डोमिनेंट दिखाई देते हैं ना। हाँ, तो उसने ए लिया। और ये क्या लिया रिंकल, रिंकल यानी कि क्या ऐसे स्मॉल स्मॉल डबल आर, इसे हम कहते हैं रिंकल, रिंकल लिया। और कैसे ग्रीन सीड है, कैसे सीड है यहाँ पर ग्रीन सीड है, कैसे सीड लिया है उसने ग्रीन सीड लिया है। ओके, इतना समझा आपको। हाँ, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर मैंने लिखा। ओके, हाँ, क्या क्या किया है मेंडल ने, सबसे पहले राउंड येलो सीड लिया, आर आर यानी कि दोनों भी कैपिटल आर आर यानी कि क्या राउंड, और कैपिटल वाई वाई यानी कि क्या येलो। और उसके बाद में क्या किया है रिंकल, स्मॉल आर यानी कि क्या रिंकल, और ऐसे स्मॉल वाई यानी कि क्या ग्रीन। तो उसने ये दो पेरेंट्स लिए हैं। अभी ये क्या करेगा मेंडल दोनों के बीच में क्रॉस करेगा। तो एक कौन सा गैमेट्स देगा, जो डबल डबल रहता है उनको एक ही लिखने का, तो आर मैंने एक ही लिखा है, डबल डबल वाई है तो मैं एक ही लिखा। तो एक गैमेट हो गया यहाँ पर आर वाई, इसने दे दिया। एक कौन सा दे सकता है, एक स्मॉल आर देगा और एक स्मॉल वाई देगा, एक गैमेट्स देगा, तो मैंने लिखा। ओके, अभी इन दोनों को कंबाइन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखो ए आर है, उसके बाद में स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई, और एक क्या मिला स्मॉल वाई बना। ओके, हाँ, अभी देखो एक आर यानी कि क्या राउंड है, एक आर यानी कि क्या डोमिनेंट कैरेक्टर राउंड, और एक वाई कैपिटल यानी कि क्या राउंड येलो। तो ये प्लांट कैसे बना है यहाँ पर राउंड येलो बना, फर्स्ट वन जनरेशन क्या है उसका राउंड येलो बना। अभी मेंडल क्या करता है फिर से, जो पहले मोनोहाइब्रिड में किया था, जो भी फर्स्ट जनरेशन मिलेगा तो उसका क्रॉस उसके सॉरी, उसका क्रॉस उसके साथ ही करेगा, उसको हम कहते हैं सेल्फिंग। क्या कहते हैं, सेल्फिंग कहते हैं। चलो मैं अभी थोड़ा आपको यहाँ पर लिख कर बताता हूँ। अभी हम सेल्फिंग देखेंगे, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया है। ओके, अभी हम देखते हैं सेल्फिंग यानी कि क्या। देखो यहाँ पर सेल्फिंग यानी कि क्या, ठीक से। हाँ, अभी हमें क्या मिला है राउंड येलो मिला है। देखो यहाँ पर क्या है यहाँ पर वेट 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 वेट, हाँ, यहाँ पर क्या मिला है एक राउंड येलो वाला हमें एक फर्स्ट यहाँ पर जनरेशन मिला है। लेकिन क्रॉस कैसे करता है, सेल्फ करता है, मतलब इसके साथ ही क्या करता है वो क्रॉस करता है। एक कैपिटल वाई है और एक क्या है स्मॉल वाई है। ओके, हाँ, अभी एक कैसे दिखाई दे रहा है जीनोटाइप, इनका क्या है फिनोटाइप, फिनोटाइप यानी कि कैसे दिख रहे हैं, एक है राउंड येलो, अभी एक ए भी क्या है राउंड येलो। बस इतना समझ में आया। सेल्फिंग यानी कि क्या उसके साथ ही क्रॉस करना, खुद के साथ ही क्रॉस करना। ओके, मैंने यहाँ पर लिखा, ये स्टेप समझ में आया आपको। हाँ, अभी ये गैमेट्स कैसे कैसे देखो, एक क्या है कैपिटल आर है। ओके, एक क्या है कैपिटल आर है। अभी हम डायहाइब्रिड क्रॉस देख रहे हैं ना, तो गैमेट्स में हमेशा दो दो ही आएंगे, बस ऐसे याद रखो। एक कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई, एक गैमेट बन गया उसका। ओके, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल वाई, एक स्मॉल वाई, एक गैमेट बन गया। ओके, आर के साथ पेयर खत्म हो गया ना। हाँ, अभी स्मॉल आर बचा है। देखो एक कैपिटल वाई और ए स्मॉल आर, मैंने ए बन गया। ओके, एक ए स्मॉल आर और ए स्मॉल वाई, यानी कि ऐसे चार टाइप्स के क्या बन रहे हैं गैमेट्स बन रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा, देखो आपके बुक में दिखाई दिया है। और क्या है इसके भी इसके भी यही बनेंगे ना, सेम ही है ना। देखो ना, ये दोनों भी क्या है सेम ही, तो इसके भी गैमेट्स कैसे बनेंगे, सेम ही बनेंगे। चलो एक बार मैं बताता हूँ आपको, वेट। हम्म यहाँ पर देखो, ए कैपिटल आर एंड ए कैपिटल वाई, एक हो जाएगा, ये बन गया। ओके, ए कैपिटल आर और ए स्मॉल वाई आ जाएगा। ओके, अभी देखो यहाँ पर ए स्मॉल आर और ए कैपिटल वाई, तो कैपिटल हमेशा पहले लेते हैं, ए बन गया। ओके, अभी देखो चेंज कर रहा हूँ कलर, ए स्मॉल आर और ए स्मॉल वाई, यानी कि ए भी चार बन गए, यानी कि सब क्या है इक्वल गैमेट्स यहाँ पर बन गए। ओके, इतना समझा आपको। अभी क्या करेगा मेंडेल, मेल के गैमेट और फीमेल के गैमेट पनेट स्क्वायर में डाल देगा, इसको हम क्या कहते हैं पनेट स्क्वायर कहते हैं। ओके, इतना समझा। हाँ, देखो ए आर वाई है, ए यहाँ पर लिखा, ए स्मॉल आर वाई है, ए यहाँ पर लिखा, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर लिखा, ए स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई उसने वहाँ यहाँ पर लिखा है, और एज इट इज ए सब यहाँ पर उसने पुट किया। ओके, इतना समझ में आया। हाँ, अभी क्या करना है, इसको ना इसको पकड़ना है, इसको पकड़ो, पकड़ा। तो इनका क्रॉस इसके साथ पहले करना है। ओके, तो देखो दो कैपिटल आर आ जाएंगे। ओके, तो दो कैपिटल आर मैंने लिखे, और वाई कैपिटल और वाई कैपिटल, यानी कि दो कैपिटल वाई आ गए। हाँ, यानी कि क्या राउंड येलो, क्या है राउंड येलो, कैपिटल कैपिटल यानी कि क्या राउंड,
और कैपिटल वाई वाई यानी कि क्या, राउंड येलो बन गया। ओके, इसके साथ खत्म हुआ उसका क्रॉस। अभी इसको पकड़ना है और इसके साथ क्रॉस करना है, यानी कि एक आर कैपिटल, ओके, और इसके पास भी क्या है, एक आर कैपिटल है, यानी कि दो दो आर क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर उन्होंने लिखा है, देखो इस वाले बॉक्स में। ओके, ए भी खत्म हो गया। अभी इसका क्रॉस किसके थर्ड के साथ करना है, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, देखो एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई, इसके पास भी क्या है, कैपिटल वाई है, तो ए बन गया, देखो राउंड एंड येलो बन गया। ओके, हाँ, अभी ए भी खत्म, तो इसका क्रॉस किसके साथ करना है, अभी आखिर के साथ बचा है, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई और दूसरा क्या है, स्मॉल वाई, यानी कि राउंड येलो बन गया। तो ऐसे ही आपको क्रॉस करना है। ओके, मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ अभी आगे क्या होगा, नहीं, एक एक चलो एक बताता हूँ मैं आपको, बाद में आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। अगर नहीं आपको समझ में आता तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करिएगा, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसके ऊपर एक पूरा डिटेल वाइज वीडियो बनाऊंगा। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायहाइब्रिड क्रॉस यानी कि क्या, लेकिन आपको समझ में आता है तो गुड। ओके, अभी देखो इसको पकड़ना है और इसके साथ क्रॉस करना है, एक कैपिटल आर और इसके साथ पास भी क्या है, एक कैपिटल आर है, इसके पास क्या है, अभी स्मॉल वाई है, लेकिन इसके पास क्या है, कैपिटल वाई है। तो एज इट इज़ यहाँ पर लिखा, देखो एज इट इज़ लिखा, एक है, एक भी आर कैपिटल आ जाएगा तो राउंड बनेगा, एक भी वाई कैपिटल रहेगा तो येलो बनेगा, तो राउंड येलो मैंने नाम लिखा। ओके, हाँ, तो इसके साथ क्रॉस हो गया। ओके, तो इसके साथ दूसरे के साथ क्रॉस करने का, तो देखो आर आर और दोनों भी स्मॉल स्मॉल वाई आ जाएंगे, यानी कि दोनों भी स्मॉल आ गए, दोनों भी स्मॉल, यानी या कि क्या, ग्रीन बन गया, क्या बन गया, ग्रीन, और एक कैपिटल आर यानी कि राउंड ग्रीन बनेगा, अभी क्या बनेगा, राउंड ग्रीन बनेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर बताया गया है। ओके, अभी आपको फिनोटाइपिक रेशियो बताना है, यानी कि ये पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको राउंड येलो कितने हैं एक गिनने हैं। तो राउंड येलो देखो मैंने बताया 1 2 ऐसे नाम लिखे हैं, ये आप वीडियो को थोड़ा पॉज करिएगा, स्क्रीनशॉट निकालेगा और ये सब लिखिएगा आपके बुक में क्या है, और उसके बाद में राउंड येलो कितने हैं, रिंकल येलो कितने हैं, राउंड ग्रीन कितने हैं, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। और ये क्या है, आपका जीनोटाइपिक रेशियो है, ये कौन सा रेशियो है, जीनोटाइपिक रेशियो है, इतना समझा आपको। हाँ, अभी फिनोटिप एक है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक क्या है, फिनोटिपिक रेशियो है। फिनोटिपिक यानी कि क्या, आपको कैसे दिखाई दे रहा है, कितने राउंड येलो है, कितने रिंकल येलो है, एक क्या है, फिनोटिपिक रेशियो। मैंने यहाँ पर नहीं बताया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। ओके, अभी हम देखते हैं जीनोटाइपिक रेशियो कितने हैं, यानी कि मैं सिर्फ आपको एक ही बताऊंगा, मुझे बताओ ये स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, ये जीन्स है ना, जीन्स है, वो आपको कितने नजर आ रहे हैं, सिर्फ एक ही नजर आएगा, तो इसलिए सिर्फ मैं एक ही लिखूंगा। इतना समझ में आया, तो आपको ऐसे ही ढूंढना है, एक कैपिटल आर एंड दो कैपिटल आर एंड दो कैपिटल वाई, कहाँ पर दिख रहे हैं, सिर्फ एक में दिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक ही आएगा, बस ऐसे ढूंढना होता है। ओके, ये रहता है जीनोटाइपिक रेशियो, आपको यहाँ पर बताना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है यहाँ पर। ओके, अभी लगभग ये चैप्टर एंड हो गया है। अभी हम देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि क्या, देखो जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि क्या, जीन्स जीन्स में क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं, जीन में जो चेंजेस आ जाते हैं उसे म्यूटेशन कहते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, क्रोमोसोम जितने 46 क्रोमोसोम हमारे बॉडी में रहते हैं उनका काउंट बढ़ जाता है, तो उनकी वजह से भी डिसऑर्डर होता है। और कभी कभी जीन्स रहते हैं, इस जीन्स में अचानक से चेंज आ जाता है, उसे म्यूटेशन कहते हैं, उसकी वजह से हमें जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, उन्होंने ऐसे बताया है। ओके, और हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने रहते हैं, 46 क्रोमोसोम यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये पहला क्या है, यहाँ पर देखिएगा, पहला उन्होंने बताया है कि जब भी क्रोमोसोम का नंबर रहेगा वो बढ़ेगा तो कौन कौन से डिसीज होंगे, ये उन्होंने यहाँ पर बताया। इसलिए क्या है, डिसऑर्डर ड्यू टू द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी आप प्लेलिस्ट में देखिएगा 9th स्टैंडर्ड करके, उसमें मैंने ये वीडियो पूरा कंप्लीट किया है। ओके, तो चलो आगे चलते हैं, आगे देखिएगा क्या है, आप देख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उनमें मिल जाएगी। ओके, अभी हम सीधा देखते हैं क्या होगा अगर हमारे जीन के अंदर, हमारे सिंगल जीन के अंदर अगर मतलब क्या हो जाता है, एबनॉर्मलिटीज आ जाती है तो क्या होगा, ये अभी हम देखते हैं। तो पहला क्या है, मोनोजेनिक, मोनोजेनिक यानी कि क्या, एक जीन रहता है। ओके, एक जीन है, एक जीन बन गया, ये दो जीन है, अभी एक जीन में फॉल्ट आ गया तो कौन सा डिसऑर्डर होगा, हमें मोनोजेनिक डिसऑर्डर होगा। म्यूटेशन, म्यूटेशन यानी कि क्या, चेंजेस हो जाना, अल्बिनिज्म है, क्या है, अल्बिनिज्म है। इसमें क्या हो जाता है, हमारे आईज को और हेयर को काम,
जो कलर देने का काम एक ब्राउन पिगमेंट करता है उसका नाम मेलेनिन रहता है। क्या रहता है? मेलेनिन। और उसकी इन्फॉर्मेशन को कितना सीक्रेट होगा वो एक जीन में स्टोर किया होता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, इस जीन वो डिफेक्ट आ जाता है, चेंज हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, और उसकी वजह से हमारे बॉडी में मेलेनिन सीक्रेट ही नहीं होता, मतलब उसके बच्चे के बॉडी में भी सीक्रेट नहीं होता। और इसलिए इन दिस डिसीज द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस मेलेनिन। इसलिए मेलेनिन नहीं प्रोड्यूस होगा तो हेयर को ब्लैक कलर नहीं आएगा, आईब्रोज जो ब्लैक नहीं होंगे, और उसके आंखें कैसे पिंक पिंक ऐसे आपको दिखाई देगा। ये क्या है? अल्बिनिज्म है। ओके, बाद में देखते हैं सिकल सेल एनीमिया क्या रहता है। सिकल सेल एनीमिया में क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो सिकल सेल एनीमिया है, ये जो यानी कि हेमोग्लोबिन रहता है हमारे बॉडी में, उसका काम रहता सॉरी, उसका काम रहता है ऑक्सीजन को कैरी करना। ओके, किसका काम रहता है? हेमोग्लोबिन का। ये हेमोग्लोबिन अमीनो एसिड से बनता है। ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड पास आ जाते हैं। एक सिक्स वाला अमीनो एसिड रहता है, सिक्स वाला अमीनो एसिड रहता है, उसका नाम रहता है ग्लूटामिक एसिड। क्या रहता है? ग्लूटामिक एसिड रहता है। सिक्स अमीनो एसिड कौन सा रहता है? ग्लूटामिक एसिड। लेकिन लेकिन अभी क्या हो जाता है, इस सिक्स अमीनो एसिड की जगह एक अमीनो एसिड रिप्लेस हो जाता है, वैलिन आ जाता है, इसको रिप्लेस करके वैलिन आ जाता है। इसलिए इसलिए जो आरबीसी का जो स्ट्रक्चर रहता है ये ऐसे बाइकॉन्केव रहता है। क्या रहता है? कैसा स्ट्रक्चर रहता है? बाइकॉन्केव। यहाँ पर दिखेगा, ये क्या है? बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर है। लेकिन अभी क्या हो गया, ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस किया है वैलिन ने, तो इसका शेप कैसे बनेगा? देखो, ऐसे सिकल जैसे बनेगा। कैसे दिखेगा? सिकल जैसे बनेगा। पहले क्या था? बाइकॉन्केव था, अभी क्या बन गया? सिकल। तो इसलिए इसका नाम क्या है? सिकल सेल एनीमिया नाम है इसका। डिसीज का नाम क्या है? सिकल सेल एनीमिया यहाँ पर यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें क्या हो जाता है, ये हेरिडिटरी डिसीज है। और कौन सा डिसीज है? हेरिडिटरी यहाँ पर डिसऑर्डर है। इसमें क्या हो जाता है, देखो, मान लो कि एक है, ये आपका ब्लड वेसल है, एक है ब्लड वेसल है ऐसे, और इसमें से आरबीसीज ऐसे ऐसे फ्लो हो जाएंगे जो बाइकॉन्केव है इजीली। लेकिन क्या हो बन जाता है इस सिकल सेल एनीमिया में, आपके आरबीसी, आपका जो आरबीसीज रहता है उसका शेप ऐसे सिकल जैसे बनता है। तो इसलिए ब्लॉकिंग आ जाता है ब्लड का। क्या आ जाता है? ब्लॉकिंग आ जाता है। आपका ब्लड किडनी को, ब्रेन को नहीं पहुंच पाता, आपके लंग्स को, तो इसलिए वो डैमेज हो सकते हैं। ओके, ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। इसमें क्या हो जाते हैं, वेसल्स जो रहते हैं ब्लड वेसल वो एब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं। क्लम्पिंग यानी कि क्या? एब्स्ट्रक्ट हो जाना। ऑब्स्ट्रक्ट यानी कि क्या? सब के सब ऐसे, मतलब उनका जो फ्लोर था वो क्या रुक जाएगा, यानी कि ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। ओके, ये किस में होता है? सिकल सेल एनीमिया में होता है। देखो, कैरियर यानी कि क्या? कैरियर यानी कि ऐसा पर्सन, कैरियर यानी कि क्या? यहाँ पर एएस से डिनोट किया, आप कोई से भी डिनोट कर सकते हो। कैरियर यानी कि ऐसा पर्सन जिसको सिकल सेल एनीमिया हुआ है लेकिन उसके ऊपर फिलहाल कोई इफेक्ट नहीं होता। और सफरर यानी कि क्या? उसके ऊपर उसको सिकल सेल एनीमिया हुआ है और उसको वो इफेक्ट भी हो रहा है, उसे हम कहते हैं सफरर कहते हैं। तो इसमें से एक भी पर्सन, मतलब जब भी हम शादी करेंगे तो उसमें से एक भी पर्सन कैरियर या सफरर होगा तो हमारे बच्चों के अंदर भी क्या आ जाएगा? सिकल सेल एनीमिया ट्रांसफर हो जाएगा। ये हेरिडिटी डिसऑर्डर है। ओके, इसमें क्या होता है, हमारे हैंड जो रहते हैं स्वेल हो जाते हैं, लेग्स वगैरह, पेन होता है हमारे जॉइंट्स में। ओके, बॉडी एचेस यानी कि दर्द होने चालू होता है, फ्रिक्वेंट कोल्ड आ जाता है, कफ आ जाता है, लो ग्रेड फीवर हो जाता है, एग्जॉस्शन बन जाता है, पेल हमारा फेस कैसे पेल येलो बन जाता है, और हमारा हेमोग्लोबिन का काउंट कैसे हो जाता है? लो हो जाता है। ये क्या है? सिकल सेल एनीमिया है। ये क्या है? सिकल सेल एनीमिया है। चलो नेक्स्ट क्या बताया है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, उन्होंने बताया है कि अगर अगर माँ बाप में से, मतलब कभी कभी क्या रहेगा, कभी कभी माँ यहाँ पर नॉर्मल रहेगी, लेकिन जो उसने शादी किया है उसका जो हस्बैंड है वो क्या है? कैरियर है। तो कौन से बच्चे प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो ये टेबल बताता है। मैं सिर्फ आपको एक ही, मतलब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसलिए मैं एक ही आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या रहता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। देखो, यहाँ पर मैं यही सब आपको बताऊंगा। ए एस यानी कि क्या? ए एस यानी कि कैरियर है। मान लो ए क्या है? कैरियर है। ओके, ए हस्बैंड है, वो क्या है? कैरियर है। और ए भी जो फीमेल है, ये उनकी वाइफ वो भी क्या है? कैरियर है। देखो, ये कौन कौन से गैमेट्स दे सकते हैं? एक कैपिटल ए देगी और एक स्मॉल एस देगी। एक कैपिटल ए देगी, एक स्मॉल एस देगी। ओके, और देखो इसका और इसका पेयर हो जाएगा, इसका और इसका पेयर बन गया, इसका और इसका पेयर बन जाएगा ए एस, और इसका
और आखिर में ऐसे बन जाएगा। यानी कि देखो डबल ए यानी कि क्या, यहाँ पर देखो नॉर्मल, तो 25% बच्चे क्या बन जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। ओके, और यहाँ पर भी क्या है, ए एस यानी कि क्या, ए एस यानी कि क्या, कैरियर 25%, ए भी 25%। ओके, ये भी क्या है 25% कैरियर बन गया ना, ए एस एन के कैरियर। यानी कि कैरियर कैसे बन रहा है, 50% बन रहा है, क्या बन रहा है, 50% बन रहा है। लेकिन ओके हाँ, और डबल एस यानी कि क्या, सफरर एक बन रहा है, देखो सिर्फ एक है, यानी कि 20% क्या बन रहा है, सफरर बन रहा है, 25% क्या बन रहा है, सफरर बन रहा है। और ये 25% एक ही है ना। डबल ए यानी कि क्या, नॉर्मल, नॉर्मल कितने बन सकता है बच्चा, 25% बन सकता है। तो ये ऐसे है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ट्राई करिएगा ये सबको लेकर। ओके, कैसे रहता है मैं आपको मैंने आपको बताया है। ओके, अभी हम देखेंगे इसका डायग्नोसिस, मतलब एक व्यक्ति को हुआ है वो डायग्नोस कैसे करते हैं, ये पता कैसे करते हैं। तो उसके लिए टेस्ट रहती है सॉल्युबिलिटी टेस्ट, नहीं तो एक कॉन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। रीमेडिस क्या है, देखो इसके रीमेडिस, यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉलिक एसिड खाना है, क्या खाना है, फॉलिक एसिड आपको क्या करना है, कंज्यूम करना है। ओके, डेली। और उसके बाद में क्या है, सफरर और कैरियर के साथ हमें मैरिज नहीं करना। ओके, तो ये उससे क्या हो जाता है, हमारे बच्चों में सिकल सेल एनीमिया नहीं आ जाता। तो ये क्या है, रीमेडी से ये पूछ सकते हैं। ओके, सिकल सेल एनीमिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मुझे ऐसे लग रहा है, ये थोड़ा सा देखेगा। अभी हम चैप्टर के आखिर एंड पे आ गए हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबा हुआ है, सिर्फ 2 मिनट दिखेगा, मैं यहाँ पर ये चैप्टर खत्म करूँगा। ओके, हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अभी डिसऑर्डर है माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है। इसमें क्या हो जाता है मैं आपको बताता हूँ, जब भी रिप्रोडक्शन हो रहा होता है तो इसमें से क्या हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, यानी कि क्या, देखो कि हमारे बॉडी में, जो मेल के बॉडी में क्या हो जाता है, एक मिनट मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और ताकि आप क्लियरली देख सके। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, जब भी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ कि हमारे बॉडी में एक सेल से आता है, एक सेल यानी कि क्या, फीमेल में रहता है। तो अभी क्या होगा, ए क्या है, एग सेल है। ओके, और यहाँ पर स्पर्म यहाँ पर आ जाता है, और स्पर्म एंड द एग यहाँ पर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और उस जाइगोट से हम पूरा बेबी डेवलप हो जाते हैं, और हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ कहाँ से मिला है, एग से, यानी कि हमारे मदर से ही हमें मिला है। लेकिन इस माइटोकॉन्ड्रिया में थोड़ा सा भी म्यूटेशन हुआ अगर लाइफ में, ओके, तो हमें एक डिसऑर्डर होगा, वो है लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ये डिसऑर्डर है, इसमें क्या हो जाता है, हमारे आंखों का विजन चला जाता है, 20-21 साल बाद में ये इफेक्ट देखने को स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन माइटोकॉन्ड्रिया हमें कहाँ से आता है, बाय द एग सेल से आता है अलोन, स्पर्म से नहीं आता, यानी कि पापा से नहीं आ जाता। लेकिन इसमें इसमें अगर इसमें अगर कोई म्यूटेशन हुआ तो ये डिसऑर्डर हमें हो जाता है, लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी डिसऑर्डर हो जाता है। और एक सिर्फ और सिर्फ माँ की वजह से ही होता है, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया आता है वो कहाँ से आ जाता है, मदर के अंदर से आ जाता है। ओके, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सिर्फ और सिर्फ मदर ही रिस्पॉन्सिबल है। अभी हम देखेंगे पॉलीजेनिक डिसऑर्डर, यानी कि क्या, अभी ये क्या है, ऐसे जीन्स बताया था मैंने, एक जीन का डिफॉल्ट होना है मोनोजेनिक कहलाता है, लेकिन बहुत सारे जीन्स ऐसे डिफॉल्ट हो जाएंगे, म्यूटेशन हो जाएंगे, तो हमें क्या कहेंगे, पॉलीजेनिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, आपका जो लिप रहता है वो ऐसे फट जाता है। ओके, ऐसे लिप जो रहता है वो क्या, ऐसे ऐसे फट जाता है जोर से। ओके, वो क्या है, क्लेफ्ट लिप। आपका पैलेट भी वो फट जाता है। कॉन्स्ट्रिक्टेड स्टमक, स्पाइना बाइफिडा, यानी कि एक डिफेक्ट है स्पाइनल कॉर्ड का। और उसके साथ क्या क्या होता है, डायबिटीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसऑर्डर, अस्थमा, ओबेसिटी। ये पॉलीजेनिक डिसऑर्डर, यानी कि ये क्या है, मेनी जीन्स की वजह से होता है। अगर उनमें म्यूटेशन हो गया, क्यों हो जाता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसके लिए क्या है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहते हैं। मेंडल का यहाँ पर हेरिडिटरी प्रिंसिपल नहीं वर्क करता, क्यों, क्योंकि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से वो जीन्स के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, इसलिए हमें डायबिटीज़ वगैरह हो जाता है। ये पूरा चैप्टर मैंने कवर किया है, 1 घंटा हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैगा। ओके, मैं पूरा सॉल्व करूँगा आपका जो भी कुछ डाउट रहेगा तो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय। अगर आपको समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।